हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आईआईटी जेईई के हिसाब से सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी, आज हम करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? बहुत सिंपल सी परिभाषाएं हैं और सिंपल सी बातें हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर के बारे में आपने थोड़ा बहुत क्लास 10th जो थे आपकी उसमें आपने पढ़ रखा है, तो ये चैप्टर आपके लिए इतना मुश्किल होगा नहीं। पर कुछ बातें जो ऐसी हैं जो जेईई में काम करते हैं, थोड़े क्वेश्चन के हिसाब से घूमते हैं और सब हम कुछ करेंगे, जेईई की क्वेश्चंस करेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। शुरुआत करते हैं शानदार से चैप्टर की, अनुक्रम तथा श्रेणी। अब देखो अनुक्रम क्या होता है। सबसे पहली बात अनुक्रम की, ठीक है। पहली बात, अनुक्रम अनुक्रम प्राकृतिक अनुक्रम प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं का फलन है का फलन है का फलन है ठीक है। अनुक्रम प्राकृतिक संख्याओं का एक फलन होता है जिसका सहप्रांत जो होता है, ये सब क्या होता है, ये आपने अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर संबंध एवं फलन चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बातें क्या है। जिसका सहप्रांत जो होता है, सहप्रांत सहप्रांत वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या है, ठीक है। अनुक्रम प्राकृतिक संख्याओं का फलन है जिसका सहप्रांत वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाहता हूँ। प्राकृतिक संख्या इसका सहप्रांत है। इसका अनुक्रम में है ना, कोई सीरीज काम नहीं करती। जैसे अनुक्रम और सीरीज में डिफरेंस होता है। बहुत लोगों को लगता है जो अनुक्रम है वही सीरीज है, या फिर जो सीरीज है मतलब जो श्रेणी है वही अनुक्रम है। तो इसमें डिफरेंस होता है, हम उसकी भी बात आगे करेंगे। तो इसका पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एकदम बेसिक से बात हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 1 2 2 3 3, ये सोन, ये जो भी है ये अनुक्रम है। या फिर एक और एग्जाम्पल 1 3 5 7, ये भी अनुक्रम है। पर ये श्रेणी की सीरीज, मतलब इसको हम सीरीज भी कह सकते हैं। या फिर 1 4 9 16, कुछ भी, ये सब क्या होता है, ये आपका अनुक्रम होता है। और इसमें जो ये वाला है ना, ये इसको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये वाला ये आप सीरीज में भी ले सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना। अब आगे जो, मुझे माफ करना, इधर थोड़े से कुत्ते भौंक रहे हैं, आपको आवाज बैकग्राउंड में आवाजें आ रही होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब हम जो बात करेंगे वो क्या है, ध्यान से समझना। अब हम बात करने वाले हैं सीरीज की बात करने वाले हैं सीरीज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेणी। देखो सीरीज क्या होता है, अनुक्रम एक अलग चीज है, सीरीज एक अलग चीज है। तो सीरीज जो होती है ना, सीरीज आपके अनुक्रम के पदों का योग सीरीज कहलाता है। यानी जितने भी अनुक्रम होते हैं उनके पदों का आप योग करो, अनुक्रम के पदों का योग श्रेणी
कहलाता है। अनुक्रम के पदों के योग को अनुक्रम के पदों के योग पदों का योग श्रेणी कहलाता है। चलो छोड़ो, श्रेणी कहलाता है। ठीक है, अनुक्रम के पदों का योग श्रेणी कहलाता है। अब देखो कैसे अनुक्रम के पदों का आप योग निकालेंगे, ध्यान से समझना। ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ रखा है। नेक्स्ट पेज लिया इधर और समझाता है योग। जैसे यदि, दूसरी बात, यदि an एक अनुक्रम है जिसके पद A1, A2, A3 और आखिरी में क्या आएगा, AN है, तो जो श्रेणी होगी ना, वो क्या होगी, ध्यान से समझना। श्रेणी क्या होगी, तो जब A1, A2, A3 आपके AN तक है, तो इसका जो श्रेणी यानी इसका हम योगफल करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक श्रेणी बन जाएगी। तो इसको मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, अब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सोन AN, ये एक सीरीज बन जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत लोगों को इसका पता नहीं होता। बहुत लोग यही वहम में होते हैं कि ये दोनों सेम चीज है, जबकि ये दोनों सेम नहीं है। इसका मैंने आपको अंतर बता दिया है। अब सीधा हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन ही कराना है, क्योंकि आपने 10वीं में सब कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है ज्यादातर बातें, तो इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब क्वेश्चनों पे चलते हैं कि अनुक्रम तथा श्रेणी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है TR बराबर 1/R, TR बराबर 1/R, तो अनुक्रम तथा श्रेणी ज्ञात अनुक्रम तथा श्रेणी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको बोल दिया है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या, TR बराबर 1/R, तो आप पहले वैल्यू निकालें, T1 की वैल्यू निकालें, हल करते हैं। हमने क्या किया, T1 लिया, T1 बराबर क्या किया, अब हमने R की जगह 1 रख दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1। फिर T2 लिखा, R की जगह 2 लिखा, तो 1/2 हो जाएगा। फिर T3 लिया तो 1/3 आ गया। ऐसे हम कितने भी हमारे पास आंसर आ सकते हैं। तो इधर अनुक्रम हमारा क्या बनता है, जो अनुक्रम होगा ना हमारे, ध्यान से समझना, अनुक्रम बराबर 1, 1,2, 1,3, ये अनुक्रम, और ऐसे चलता रहेगा। और जो श्रेणी होगी आपकी, श्रेणी वो क्या होगी, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस
यस चलती रहेगी। तो ये डिफरेंस हो गया आपका अनुक्रम तथा श्रेणी में। अब बढ़ते हैं आगे के पॉइंट पे। अब जैसे आपको कोई क्या बोलेगा, देखो नेक्स्ट पेज लेते हैं, पेज पर क्या आपसे बोल दे टीएन व पद ज्ञात कर। जैसे आपने क्लास 10th में तो एन सुना था, पर अब आप क्लास 11th में आ गए तो आपको थोड़ी सी आदतें बदलनी पड़ेगी। तो इसमें नाम क्या पड़ गया है, एन का टीएन पड़ गया, यानी लास्ट टर्म। एन सॉरी लास्ट टर्म नहीं, nth वर्ड टर्म। टी का मतलब है टर्म, टी फॉर टर्म। तो देखो आपको बोल दिया टीएन व पद। टीएन व पद क्या होता है, ध्यान। टीएन पद, तो जो टीएन पद होता है ना, इसका सूत्र होता है Sn माइनस Sn-1। ये इसका सूत्र होता है, ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है। Tn बराबर Sn माइनस Sn-1। ठीक है, ये आपको ठीक है। तो इस पे एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन में आगे एकदम एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जांपल हमने क्या ले लिया, T5। क्या बोल दिया, T5 ज्ञात करो। सीधे ही T5 यानी आपको कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है, संख्याएं क्या है, बस सीधे ही बोल दिया T5 ज्ञात करो। T5 आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको T5 ज्ञात करने को बोला। n की जगह क्या दे रखा है, इधर 5 दे रखा है, तो आप 5 पदों का एक काम करते हैं, 4 कर देते, नहीं तो आपको सेम जैसा मतलब s और ये सेम लगेंगे। T4 ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 पदों का योग ज्ञात करेंगे और उसमें से 4 पदों में से एक माइनस करके आप आंसर निकाल लेंगे। यानी आंसर क्या आएगा, S4 माइनस S3। S4 माइनस S3, 4 पदों का योग करो, 3 पदों का योग करो, उनको घटा दो, वही चौथा पद होगा। समझ गए बातों को। तो ये मतलब होता है इसका, यानी Sn-1, जिससे आप Tn पद ज्ञात कर सकते हो। बहुत इजी से क्वेश्चन है और बहुत इजी सी बातें हैं। अब आपको अनुक्रम के फॉर्म पता होने चाहिए, यानी अनुक्रम किस तरीके से लिखा जाता है। यानी अगर आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, इसको समझते हैं बातों को क्या है। यानी आपको अनुक्रम की पहचान होनी चाहिए। देखो कैसे, आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे, एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान से समझना। जैसे आपको कोई अनुक्रम दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुक्रम। ठीक है, अनुक्रम क्या दे रखा है आपको, 1 2 3 4 5 so on। तो अब इसका आप कैसे n पदों के हिसाब से इसको लिखोगे। अब इसको करने का तरीका देखो ध्यान से। अब यहाँ पे आप देखो T1 क्या है, T1 क्या है, यहाँ पे 1 है, T1 1 है। T2 क्या है, T2 क्या है आपके 2 है। T3 क्या है, 3 है। यानी जो आपके ये चल रहा है 1 2 3 लगातार चल रहा है, यानी आपका जो आखिरी पद आएगा इसमें, यानी Tn का आखिरी पद के इक्वल हो जाएगा, n की इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो इधर 1 2 3 जहाँ पे मैंने लिखा है T के पैर में, तो वो सारे n ही होते हैं, वो आपने देखा है। तो यहाँ पे Tn बराबर क्या हो जाएगा, n। ये आपको पहचान होनी चाहिए। अब इसके 1 2 एग्जाम्पल और करेंगे जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो। तो अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो एक बढ़िया से एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो क्या एग्जाम्पल है, आपको फिर से एक अनुक्रम दिया, अनुक्रम बराबर, देखो अनुक्रम क्या होगा इधर, अनुक्रम आपको मैंने दे दिया 1 3 5 7 9 11। ये आपको अनुक्रम दे दिया है और ये ऐसे लगातार चल रहा है। अब बहुत सारी विषम संख्याओं का, अब विषम संख्याओं का अनुक्रम दिया है, तो इसका आप कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना। n की वैल्यू सॉरी T1 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। T2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। T3 की वैल्यू 5 दे रखी है। T4 की वैल्यू 7 दे रखी है।
ऐसे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो एक जो पहला पद है और जो अगला पद आ रहा है उनके बीच में 2 का डिफरेंस है। क्या कह रहा हूँ, जो पहला पद है और जो अगला पद आ रहा है उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यानी अगर इन सब में मैं 2 की गुणा करा दूं और उसमें से 1 घटा दूं तो क्या मेरा वही आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। ध्यान से समझना बातों को। देखो T1 है 1 है, अब मैं इसमें 2 की गुणा कराऊं, 2 की गुणा कराऊं किससे, इससे, और इसमें से 1 घटा दूं तो हमारा आंसर वही आएगा। देखो 2 एकम 2 में से 1 गया 1, इसमें फिर 2 की गुणा कराऊं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सॉरी माइनस 1। आप n में से घटा रहे हो, क्या कर रहे हो, n में से घटा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपका n है वो वाली वैल्यू नहीं आ रही, जो इससे ऊपर वाला जो हमने एग्जांपल दिया था ना, सॉरी ये वाला एग्जांपल हमारा, इसमें 1 2 3 4 5 लगातार थे, तो जो n था वही आपका उधर इक्वल के बाद में आ रहा था, तो इसलिए हमारा Tn बराबर n हो गया। पर इस वाले में क्या है, जो n है वो अलग है और जो इक्वल टू में जो संख्या आ रही है वो अलग है। तो वो जो संख्या अगर हमें लानी है तो कैसे बनेगी, ये सारे 2 के मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से 1 घटाओगे तो वो आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 में से 1 गया 5। फिर अब इसको देखो ध्यान से समझो, इसको क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 3 माइनस 1 लिख सकते हो। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4 माइनस 1 लिख सकते हो, 4 माइनस 1। ये आपको पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज करा रहा हूँ। धीरे धीरे जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ये चीजें बहुत काम आएंगी। तो इसका tnवा पद क्या होगा, लास्ट टर्म। देखो 2 से गुणा करानी पड़ी n की, तो 2n माइनस 1 ये इसका tnवा पद हो जाएगा। अभी और एग्जाम्पल करते हैं, आपको सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आने लग जाएगी कि इससे करना कैसे। आपको क्वेश्चन को ये जो अनुक्रम दे रहे हैं ना उसको देख के पहचान में होना चाहिए कि ये है क्या चीज। अब देखो जैसे कि मैंने इधर एक और एग्जांपल ले लिया, नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, इसमें हमारा अनुक्रम क्या दे रखा है, अनुक्रम, अनुक्रम बराबर, देखो अनुक्रम आपको दे रखा है इस बार सम, सॉरी 1 2 4 1 2 4 8 16, ये इसमें आपको सम संख्याएं भी दिख रही होंगी, और एक तो वैसे सम नहीं होता ना विषम होता है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो एक आपको एक एक्स्ट्रा दे रखा है, बाकी सारी सम संख्याएं हैं। तो अब देखो इसको कैसे करना है, देखो T1 है, T1 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, T2 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, T3 क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और T4 क्या दे रखा है, 8, और T5 क्या दे रखा है, 16। अब इस बार नहीं, जो बराबर के इस तरफ है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कोई पैटर्न दिख रहा होगा। क्या पैटर्न दिख रहा है, देखो एक तो एक बार एक को भूल जाओ, बाकी सारे देखो तो देखो 2 की घातों में लिखे हुए सारे, ध्यान से देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया सॉरी 2 चौके 8 और 2 अठे 16, यानी सब एक दूसरे की घात में। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सब 2 की घातों में। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये सारी एक दूसरे मतलब घातें इधर 2 की बढ़ रही है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं 2 के रूप में लिखूंगा, क्योंकि सब में 2 की घातों के रूप में मिल रहा है, तो हमें एक को भी 2 की घात के रूप में बनाना पड़ेगा। तो एक को मैं 2 की घात के रूप में क्या लिख सकता हूँ, अगर किसी की भी घात 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मैं एक को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 0, 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 1, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 4 सॉरी 2 की घात 2, और 8 को क्या लिख सकते, 2 की घात 3, 16 को क्या लिख सकते, 2 की घात 4। अब इससे आने वाले आगे जितने भी पद होंगे उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं है। अब इसमें भी एक कमाल की बात देखो, जो आपका n है उससे एक कम घातें हैं। देखो 1 है, T1 दे रखा है तो इधर घात कितनी है, 0 है, T2 दे रखा है तो घात कितनी है, 1 है। देखो मैं आपको इस पेन से समझाता हूँ। देखो T1 जब दे रखा है तो घात आपकी कितनी है, 0 है। T2 जब दे रखा है तो घात कितनी है, 1 है। T3 दे रखा है तो घात 2 है। T4 दे रखा है तो घात 3 है। T5 दे रखा है तो घात कितनी है, 4 है, यानी घात n से एक कम है। तो इधर जो tnवा पद बनेगा, जो आपकी बात है tn पद की, वो क्या होगी, ध्यान से समझो। tn
अब सब दो की घातों में, दो की घातों में तो लिखा जाएगा, पर इधर n से एक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका कि जितने भी पद है, अब आपसे किसी ने बोल दिया मेरे को T12वां पद बताओ, T12वां पद क्या होगा? 2 की घात में 12 करोगे, उसमें से एक कम करोगे, 2 की घात 11। यही आपका आंसर होगा, भले आप करके देख लेना। तो ये आपको पहचान होनी चाहिए। अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तब आपके एकदम टोटल बातें क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कितने सारे एग्जाम्पल्स और करवा रहा हूँ, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। नेक्स्ट पेज लेते हैं इधर। अब देखो, ये हमारा फाइनल एग्जाम्पल है, इससे आपको मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल 1, 1,3, 1,9, 1,27। ये आपको एक अनुक्रम दे रखा है, तो इसका nवां पद आपसे पूछा है कि इसका nवां पद ज्ञात करो। तो nवां पद क्या होगा, ध्यान से समझो। आपको T1 क्या दे रखा है? T1 बराबर 1 दे रखा है, T2 बराबर 1/3 दे रखा है, T3 बराबर 1/9 और T4 बराबर 1/27। अब देखो, इधर भी आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे, जो आप हर के स्थान पर देखो, अंश को एक बार भूल जाओ, हर के स्थान पर देखो तो देखो 3 एकम 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, यानी इस बार 3 की घातों में लिखा हुआ है, पर इस बार भी एक पद कम है n से। देखो, जब T2 है तो आपकी 3 की घात 1 बनेगी, यानी अगर आप इसे लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 की घात 1। इसको लिखना चाहो तो 1/3 की घात 0, 1/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 2 एंड 1/3 की पावर 3। तो अब देखो, जो n है इधर 4 है पर घात 3 है, इधर ऊपर वाले में n 3 है तो घात 2 है। तो इसका मतलब इसका जो tnवां पद होगा, जो हम क्वेश्चन की बात की गई tnवां पद, तो tnवां जो पद होगा इधर ऊपर तो 1 ही रहेगा, ये तो कुछ जाहिर सी बात है, नीचे में परिवर्तन होगा, ऊपर तो 1 है तो इसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो इधर क्या होगा, 3 की घात में 3 की घात n में से 1 घटा दोगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको इस तरह का जो पैटर्न है अनुक्रम का, ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात पर। अब जो अनुक्रम के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से उल्टे आ जाते हैं। ये तो अनुक्रम हमें, इसका nवां पद हमें लिखना था, पर अब ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको nवां पद दे दिया जाए तो आपका अनुक्रम क्या होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसको करने का तरीका क्या है ये भी जान लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आपको nवां पद दे रखा है क्या, 2 की पावर n अपॉन में n। तो आपसे बोल दिया अनुक्रम ज्ञात करो। क्या कह दिया, अनुक्रम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो कैसे करोगे, अब सिर्फ 3 पद निकाल लो, बाकी कुछ निकालने का। अब n का मतलब क्या है, एक एक अंक रखते जाना है। तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं, T1 रखोगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 और अपॉन में 1 यानी कि 2। T2 करो, यानी 2 की पावर 2 अपॉन में 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और अपॉन में 2 है तो 2 आ जाएगा। T3 रखो, तो 2 की पावर 3 अपॉन में 3, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है और अपॉन में 3, तो आपका अनुक्रम क्या बनेगा, अनुक्रम बराबर 2,2,8/3। सो ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात पे, जिससे आपने 10वीं में थोड़ा सा डरते भी थे और नहीं डरते थे, तो आपको मजे बहुत आते होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर
सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप एपी के नाम से जानते हैं, जिसका हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निशान लगा लो। समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैट्रिक प्रोग्रेशन। जिसे आप एपी के नाम से जानते हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान से समझना क्या है बातें, इसका सिस्टम क्या है, इसका तरीका क्या है। ध्यान से समझना, एकदम बहुत इजी वे में आप समझेंगे और बातों को ध्यान से समझना है क्या मैं कहना चाहता हूँ। अब इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से समझना। इसकी परिभाषा होती है कि किसी श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर अचर है। अंतर क्या है? अचर है। तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल क्या? 1 3 5 7 9 सोन। अब देखो 1 3 5 7 सोन, इसमें देखो अंतर को हम क्या बोलते हैं? इसमें 80 में ये जो डी होता है, हम समझेंगे डी क्या है। T2 माइनस T1। डी का मतलब क्या है? T2 माइनस T1, यानी 3 माइनस 1 क्या आएगा? 2। T3 माइनस T2 करो, 5 माइनस 3 2। T4 माइनस T3 करो, क्या आएगा? 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। यानी इसमें क्या होता है? अंतर है ना, समान होता है। अगर अंतर समान होता है तो उसे आप समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें डी का मतलब क्या है ये भी जान लेते हैं। डी क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, ये जानना जरूरी। डी होता है आपके सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। तो सब में अंतर आपको देखना होता है, सार्व अंतर। डी का मतलब है सार्व अंतर। और जो T1 T2 है, इसका मतलब क्या है? T1 का मतलब है टर्म, इंग्लिश में बोले तो टर्म, यानी के टर्म। इसको हिंदी में बोले तो पद, यानी ये पद होता है। डी यानी सार्व अंतर, और T1 या जो भी आएगा टी से मतलब टर्म है। अब इसका एन का मतलब क्या होता है? यानी यहाँ पे तो देखो एनवा पद होगा। एन का मतलब है अंतिम पद। एन बराबर अंतिम पद। एन का मतलब होता है अंतिम पद। अब कोई बोल दे इसके, क्या बोल दे कि किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करो, इसकी बात नेक्स्ट पेज पे करते हैं। किसी एपी का एनवा पद वो क्या होता है?
किसी एपी का nवां पद, ध्यान से समझना, किसी एपी का nवां पद किसे कहते हैं। तो उसका सूत्र क्या होता है वो आपने 10वीं क्लास में सीख ही रखा है, पर इस बार हम क्या बोलेंगे, टीएन बोलेंगे। तो टीएन क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 डी, ये आपका सूत्र हो जाएगा। इसमें देखो एक चीज आपको बता दूं, बहुत बच्चे अभी कंफ्यूज हो चुके होंगे। ए जो है वही T1 है, यानी कि प्रथम पद, इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रथम पद। ठीक है, इसके एक दो बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कर लेते हैं और आज की क्लास को अलविदा कहते हैं। तो देखो क्या है, एक बच्चों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। क्या क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अगर अभी कोई 10वीं क्लास का देख रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन पड़ेगा, पर लेकिन 11वीं क्लास के हिसाब से बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है एपी का 12वां पद, एपी का 12वां पद 25 है। क्या है, एपी का 12वां पद 25 है तथा 7वां पद 10 है। तो 20वां पद ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 10वीं क्लास में आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए होंगे। देखो 12वां पद, यानी 12वां पद का क्या मतलब होता है, T12, जिसे आप कैसे लिख सकते हैं, एक कम करके लिखना होता है, यानी a प्लस 11d लिख सकते हो। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर आपको 7वां पद दे रखा है, यानी T7, यानी a प्लस 8d। समीकरण तो बनी नहीं, गलती। 12वां पद आपको दे कितना रखा है, ये तो हमने लिखा ही नहीं। 12वां पद कितना दे रखा है, 25। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। फिर उसके बाद 7वां पद यानी a प्लस 6d, ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। ये आपके समीकरण नंबर 2 हो गए। तो 10वीं क्लास में आपने रिलेशन विधि सीखी थी, इसको यहाँ पर आजमा दो। माइनस a से a चला गया, 11 में से 6 गया 5d, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। इधर d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। d की वैल्यू 3 आ गई। अब इस d का मान आप समीकरण नंबर किसमें रख दो, d का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में रख दो। देखो d का मान आपने समीकरण 1 से क्या होगा, d का मान रखोगे, a प्लस क्या आ जाएगा, 6 या 18 बराबर 10। तो a का मान कितना आ जाएगा, 18 में से 10 गया, 10 में से 18 गया, माइनस का 8। तो अब आपसे क्या बोला, 20वां पद बोला है। तो यहाँ पे 20वां पद हम ज्ञात कर लेते हैं, ध्यान से समझना। तो एक टेक्निकल इश्यू के कारण आपको शायद स्क्रीन थोड़ी सी छोटी दिखी होगी, तो कोई बात नहीं, उसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। देखो अब आपसे 20वां पद बोला है, तो 20वां पद का क्या मतलब होता है, a प्लस 19d। एक कम करना होता है, आपको पता ही होगा। a आपको -8 दे रखा है, प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -8 प्लस 19 दिए कितना हो गया, 57। 57 में से आप 8 घटाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 57 में से इधर 8 घटाने पे क्या आ जाएगा, 49 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद होगी कि आपको यहाँ तक की क्लास एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके
इसके और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि चैप्टर जो ऐसा है ना, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, टॉपिक बहुत कम है समझाने को, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत आएंगे। तो इसलिए एकदम ध्यान से समझना, और जेईई की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको करने ही पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको आज का ये पार्ट एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आगे के और टॉपिक या फिर बहुत सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।